हेलो एंड वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। ये क्लास है बीए सेकंड ईयर के लिए सोशियोलॉजी की। और सोशियोलॉजी में हम सोशल चेंजेस एंड सोशल कंट्रोल अर्थात सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। और ये क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। और ध्यान रखिएगा, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, यदि आपने वो नहीं देखी है पहले उसको जाकर के जरूर देखिएगा। उस क्लास को देखने के लिए आप वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट पर जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वो क्लास आपको बीए सेकंड ईयर सोशियोलॉजी सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल नाम से मिल जाएगी। और ये कक्षाएं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। यहाँ मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मैंने जैसा आपको पिछली क्लास में बताया था कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं, उसमें हमने ये पहला क्वेश्चन सामाजिक परिवर्तन के रेखा सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन सामाजिक परिवर्तन की 2 विशेषताएं लिखिए, और ये तीसरा क्वेश्चन वंशानुक्रमण को स्पष्ट कीजिए। ये हम कर चुके हैं इससे पहले की क्लास में। आइए अब इससे आगे के जो प्रश्न है इनको हम करने का प्रयास करते हैं। जितने हो पाएंगे उतने प्रश्न हम इस क्लास में करेंगे। उससे आगे के प्रश्न आपको पार्ट नंबर 3 में मिलेंगे। सभी प्रश्न मैं एक ही कक्षा में इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लंबी कक्षा बैठ जाती है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मैंने आपको इससे पहली क्लास में बताए थे, और मैं यहां प्रश्न नंबर 3 तक आपको करा चुका हूं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी बचे प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। अच्छी तरह से, आसान तरीके से और सरल प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तरों को देखने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करे सीधी कक्षा की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, जाति के 2 लक्षण स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द 2 फीचर्स ऑफ कास्ट। तो सबसे पहले जानते हैं ये जाति शब्द आया कहां से। ये जो कास्ट शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसका ओरिजिन क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है। देखिए, जाति व्यवस्था समाज की एक बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है। जाति व्यवस्था समाज में बहुत प्राचीन काल से विद्यमान है, और इस जाति व्यवस्था में कुछ नियंत्रण, कुछ कंट्रोल के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जीना पड़ता है। जाति व्यवस्था से व्यक्ति को जन्म से ही एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति प्राप्त हो जाती है, एक स्पेसिफिक सोशल स्टेटस प्राप्त हो जाता है, और उसी स्पेसिफिक सोशल स्टेटस में उसके जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। उसे जीवन भर उसी सामाजिक स्थिति में, अर्थात जाति व्यवस्था की उसी विशिष्ट सामाजिक स्थिति में उसको जीना पड़ता है। अर्थात उस जाति व्यवस्था के नियम, कानून और कायदे जो भी निर्धारित किए गए हैं, उनके अनुसार ही जीवन को व्यतीत करना होता है। बहुत सारे विद्वानों ने जाति को परिभाषित करने का प्रयास किया है, और उसी में मजूमदार और मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। जाति को एक बंद वर्ग किसने कहा है? मजूमदार ने और मदान ने। और समाजशास्त्री कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूरी तरह आनुवांशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। अब यही सेम चीज इंग्लिश में भी है। तो हिंदी मीडियम वाले इस इंग्लिश को देख करके परेशान मत होइएगा, क्योंकि हमें दोनों ही मीडियम को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। आप भी चीजों को आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, द वर्ड जाति इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड कास्ट। ये जो जाति वर्ड है, ये हिंदी ट्रांसलेशन है किस वर्ड का? कास्ट वर्ड का। द इंग्लिश वर्ड कास्ट ओरिजिनेट्स मतलब इसकी उत्पत्ति होती है फ्रॉम द पोर्तुगीज वर्ड, पुर्तगाली शब्द कास्टा से। इस कास्ट वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से बना है? एक पुर्तगाली वर्ड है कास्टा, उससे इसकी ओरिजिनेशन हुई है, ये ओरिजिनेट हुआ है। कास्ट सिस्टम इज एन एंशिएंट सिस्टम ऑफ सोसाइटी। जो कास्ट सिस्टम है सोसाइटी का बहुत ही पुराना सिस्टम है। इन विच एवरी पर्सन हैज टू लिव हिज लाइफ अंडर सम कंट्रोल। इसके अंतर्गत हर एक व्यक्ति को कुछ कंट्रोल के अंतर्गत अपने जीवन को गुजारना पड़ता है। ड्यू टू द कास्ट सिस्टम ए पर्सन गेट्स अ स्पेसिफिक सोशल स्टेटस फ्रॉम बर्थ। कास्ट सिस्टम में कोई व्यक्ति जन्म से ही एक स्पेसिफिक सोशल स्टेटस प्राप्त कर लेता है जो कास्ट उसे प्रदान करती है, विच डज नॉट चेंज इन एनी वे थ्रू आउट हिज लाइफ, और जो पूरी जिंदगी चेंज नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मजूमदार एंड मदान, कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास, एंड अकॉर्डिंग टू कूले, व्हेन अ क्लास इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन हेरिडिटी देन वी कॉल इट कास्ट। जब एक वर्ग पूरी तरह से हेरिडिटी, आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कास्ट कहते हैं। तो ये तो समझा हमने जाति के बारे में कि जाति क्या होती है, लेकिन प्रश्न है कि जाति के 2 लक्षण स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन 2 फीचर्स ऑफ कास्ट। तो आइए अब जानते हैं जाति के लक्षणों के बारे में। तो जाति के लक्षणों में जो सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है समाज का खंडात्मक विभाजन, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में, विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद या कार्य निश्चित होते हैं। जाति व्यवस्था ने क्या किया? भारतीय समाज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब वो जो अलग अलग पार्ट है, उन अलग अलग पार्ट में जो सदस्य हैं, उनकी स्थिति, उनका पद, उनका कार्य, ये सब क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, तय होते हैं। और प्रत्येक जाति का अपना व्यवसाय भी होता है, और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वही व्यवसाय करना होता है। जो भी आगे आने वाली पीढ़ियां उस जाति में जन्म लेती हैं, उनको भी वही व्यवसाय करना होता है। जाति के लक्षणों में जो अगला लक्षण है वो है संस्तरण। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। संस्तरण होता है किसी चीज का फैलाव, किसी चीज को फैलाना। तो ध्यान रखिएगा, समाज में सभी जातियों की जो सामाजिक स्थिति होती है, जो सोशल स्टेटस है सभी जातियों का, वो समान नहीं है, बल्कि उनमें ऊंच नीच का एक संस्करण यानी उतार चढ़ाव पाया जाता है। अब समाज में जितनी भी जातियां हैं, सबका जो सोशल स्टेटस है वो सेम नहीं है। उसमें कुछ जातियों को ऊंची जातियों का दर्जा दिया गया है और कुछ जातियों को निम्न जातियों का दर्जा दिया गया है। द कास्ट सिस्टम हैज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इनटू वेरियस सेक्शन इन विच द स्टेटस, पोजीशन और फंक्शंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच सेक्शन आर फिक्स्ड। एवरी कास्ट हैज इट्स ओन ऑक्यूपेशन एंड द कमिंग जनरेशन आल्सो हैव टू डू द सेम ऑक्यूपेशन। और कास्ट का जो अगला फीचर है वो है स्ट्रैटिफिकेशन। द सोशल स्टेटस ऑफ ऑल द कास्ट इन द सोसाइटी इज नॉट द सेम,
बट देयर इज अ वेरिएशन और फ्लक्चुएशन इन दैम। तो प्रश्न में तो जाति के दो ही लक्षण पूछे थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ये याद रह जाए, और ये भी हो सकता है कि प्रश्न लॉन्ग में आ जाए, तो आपको कुछ लक्षण और जान लेने चाहिए। तो जाति का जो अगला लक्षण है वो है विवाह संबंधी प्रतिबंध, मैरिज रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस। देखिए, जाति का एक प्रमुख लक्षण यह है कि प्रत्येक जाति अपनी ही जाति अथवा उपजाति में विवाह करती है। उपजाति का अभिप्राय गोत्र से भी होता है, और एक जाति दूसरी जाति में विवाह करने को मना करती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति या गोत्र के बाहर विवाह करता है तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट इज दैट ईच कास्ट मैरीज विद इन इट्स ओन कास्ट और सब कास्ट। One caste forbids marriage in another caste. If a person marries outside his caste or subcaste, he is ostracized from the कास्ट। जाति का अगला लक्षण है नागरिक एवं धार्मिक योग्यताएं एवं विशेषाधिकार। जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कई सामाजिक और धार्मिक विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि निम्न और अछूत जातियों को उनसे वंचित किया जाता है। इन द कास्ट सिस्टम द अपर कास्ट गेट मैनी सोशल एंड रिलीजियस प्रिविलेज while the lower and untouchable castes are deprived from them। तो लोअर और अनटचेबल कास्ट होती है उनको से डिप्राइव कर दिया जाता है, उनसे वंचित कर दिया जाता है, उनको कई सामाजिक और धार्मिक विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जाति का अगला लक्षण है सामाजिक स्थिति का निर्धारण और मानसिक सुरक्षा, डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल स्टेटस एंड मेंटल सिक्योरिटी। देखिए, जाति व्यक्ति को समाज में एक स्थिति प्रदान करती है। कास्ट प्रोवाइड्स अ स्टेटस टू अ पर्सन इन द सोसाइटी, जो उसे कर्म से ना मिलकर जन्मजात प्राप्त होती है, विच ही एक्वायर्स बाय बर्थ नॉट बाय एक्शन। जाति हमें मानसिक सुरक्षा भी प्रदान करती है, क्योंकि हमारे प्रत्येक कार्य पहले ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। कास्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस मेंटल सिक्योरिटी बिकॉज एवरी वर्क और एवरी ऑक्यूपेशन ऑफ अवर्स इज ऑलरेडी डिसाइडेड। जाति ही व्यवसाय चुनने में हमारी मदद भी करती है। जैसा कि आप अपने आसपास पाएंगे कि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो व्यवसायों के नाम पर हैं, और जाति उसके सदस्यों में एकता की भावना और संस्कृति को भी मजबूत करती है, और प्रत्येक जाति अपने सदस्यों को बुरे समय में सहयोग भी प्रदान करती है। कास्ट हेल्प्स अस इन चूजिंग अवर प्रोफेशन। कास्ट आल्सो स्ट्रेंथन्स द सेंस ऑफ यूनिटी एंड कल्चर अमंग इट्स मेंबर्स, एंड एवरी कास्ट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट्स मेंबर्स इन बैड टाइम्स। तो ये मैंने आपको जाति के कुछ लक्षण कराए। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, सामाजिक नियंत्रण को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द सोशल कंट्रोल। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सामाजिक नियंत्रण होता क्या है। तो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जो समाज है ये मानव की एक अमूल्य निधि है, एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर है जिसका कोई मोल नहीं है। पूरे प्राणी जगत में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी के रूप में जाना जाता है, और मानव ने यह प्रतिष्ठा अपनी सामाजिक प्रवृत्ति के कारण ही प्राप्त की है कि मानव ही समाज में सबसे श्रेष्ठ प्राणी होगा। यह प्रतिष्ठा इसको कहां से मिली है? यह प्रतिष्ठा सामाजिक प्रवृत्ति के कारण होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज के सहयोग से ही मनुष्य प्रकृति और अन्य जंगली प्राणियों का सामना करने में भी सक्षम हुआ है। देखिए, मानव का अस्तित्व, मानव का विकास और मानव की प्रगति समाज पर ही निर्भर है। सामाजिक संबंध समाज का निर्माण तो करते हैं, लेकिन सामाजिक नियंत्रण समाज को जीवंत बनाए रखता है, जीवित बनाए रखता है। इसलिए सामाजिक नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। सोसाइटी इज एन इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मैन इज नोन एज द बेस्ट क्रिएचर इन द एंटायर एनिमल वर्ल्ड. Man has achieved his prestige only because of his social nature. It is only with the cooperation of society that man has been able to face nature and the other wild creatures. Human survival, development and progress depend on society. Social relations create society, but social control keeps society alive. जो social control होता है वो society को alive यानी जीवित बनाए रखता है। आइए इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए जैसे उदाहरण के रूप में यदि परीक्षार्थियों को नकल करने से न रोका जाए, बच्चे अपने बड़ों और माता पिता की आज्ञा का पालन ना करें, और माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण ना करें, और पुलिस चोर, डाकू और हत्यारे जैसे अपराधियों को ना पकड़े, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती। इसीलिए सामाजिक नियंत्रण को विभिन्न समाज शास्त्रियों के द्वारा अलग अलग तरीके से समझाया गया है, और साधारण तौर पर यह माना जाता है कि सामाजिक नियंत्रण द्वारा मानव को समाज के द्वारा निर्धारित आचरण करने के लिए बाध्य किया जाता है। कहने का मतलब सामाजिक नियंत्रण ही वह चीज है जो मानव को, जो समाज के द्वारा निर्धारित आचरण है, समाज ने जो बिहेवियर डिसाइड किया है कि ऐसा होना चाहिए, यह सामाजिक नियंत्रण ही मानव को बाध्य करता है। क्या करने के लिए? समाज के द्वारा निर्धारित आचरण को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ एग्जामिनीज आर नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम चीटिंग, चिल्ड्रन डू नॉट ओबे देयर एल्डर्स एंड पेरेंट्स डू नॉट नॉरिश देयर चिल्ड्रन, एंड पुलिस डू नॉट कैच criminals like thieves, robbers and murderers. So in such a situation, social system cannot be imagined. Social control has been explained in different ways by different sociologists. It is generally believed that through social control, humans are forced to behave as prescribed by the society. ये social control मानव को force करता है किस तरह behave करने के लिए, जैसा society ने prescribe किया है, जैसा society ने निर्धारित किया है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज समझा देना चाहता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले तब ध्यान दिया करें जब मैं यहाँ हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ, हिंदी में भी, क्योंकि दोनों ही चीजें सेम ही लिखी हुई हैं, बस फर्क लैंग्वेज का है, वहाँ हिंदी में है या इंग्लिश में। तो एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में
देता हूं तो वहां पर आप भी ध्यान दिया कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सामाजिक नियंत्रण को और आगे समझते हैं। अब जानते हैं हम सामाजिक नियंत्रण का शाब्दिक अर्थ। देखिए सामाजिक नियंत्रण दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और नियंत्रण। जहां सामाजिक का मतलब होता है समाज से संबंधित या समाज के द्वारा, सोशल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू सोसाइटी या बाय सोसाइटी, और नियंत्रण का मतलब होता है निर्धारित सीमा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना या निर्धारित सीमा में व्यवहार करने के लिए बाध्य करना। कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, टू मोटिवेट और टू फोर्स टू बिहेव विद इन सेट लिमिट्स। तो यदि अब इन दोनों शब्दों को आप जोड़ दें तो दोनों शब्दों को जोड़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण समाज के द्वारा समाज के हित में व्यक्तियों को निश्चित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है या बाध्य करता है। आफ्टर कनेक्टिंग बोथ द वर्ड्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट सोशल कंट्रोल मोटिवेट्स और फोर्सेस इंडिविजुअल टू बिहेव इन सर्टेन वेज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो इस प्रश्न में हमने स्पष्ट किया सामाजिक नियंत्रण को। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृतिकरण क्या है, व्हाट इज संस्कृताइजेशन। तो आइए संस्कृतिकरण को समझने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्रीय साहित्य में संस्कृतिकरण की अवधारणा लाने का श्रेय डॉक्टर एम एन श्रीनिवास को है, और इस अवधारणा के द्वारा उन्होंने भारत में जाति प्रथा की संरचना और जाति प्रथा के संस्करण में होने वाले परिवर्तनों को समझाने का प्रयास किया है। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा डॉक्टर एम एन श्रीनिवास ने दी है, उस अवधारणा में इन्होंने यह समझाया है कि भारत में जाति प्रथा की संरचना कैसी है, उसकी बनावट कैसी है और उसका फैलाव किस प्रकार का है और उनमें किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। और उन्होंने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि आधुनिक भारत में निम्न जातियों के सदस्य प्राय ऊंची जातियों के संस्कारों और जीवन के ढंग का अनुकरण कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही जातीय संस्तरण में उच्च स्थान या स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन इनटू सोशियोलॉजिकल लिटरेचर गोज टू डॉक्टर एम एन श्रीनिवास। थ्रू दिस कॉन्सेप्ट he has tried to explain the changes taking place in the structure and stratification of caste system in India. He has tried to show that in the modern India, the members of lower caste are often imitating the customs and way of life of the upper caste. And at the same time, they are trying to achieve a higher position in the caste stratification. And in that effort, they are becoming successful. आइए अब जानते हैं कि इस संस्कृतिकरण का अर्थ क्या होता है। तो संस्कृतिकरण की व्याख्या करते हुए डॉक्टर एम एन श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक चेंज इन मॉडर्न इंडिया में लिखा है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी ऊंची या फिर द्विज जाति की तरह अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन जीने की पद्धति को बदल लेती है। तो अपनी पुस्तक में एम एन श्रीनिवास ने क्या लिखा कि संस्कृतिकरण को ऐसा प्रोसेस बताया जिसमें कोई भी लोअर हिंदू कास्ट या कोई ट्राइब कुछ चेंज लाती है। और कैसे चेंज लाती है, अपने रीति रिवाज में चेंज लाती है, कर्म कांडों में चेंज लाती है और विचारधारा में और जीवन जीने की पद्धति में चेंज लाती है। और ये किसको फॉलो करके लाती है, किसी ऊंची या फिर द्विज जाति की तरह। देखिए द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण या ऊंची जातियां। तो इन द्विज जाति की तरह ही ये अपने रीति रिवाज में, कर्मकांड में, विचारधारा में और जीवन जीने की पद्धति को बदलने का प्रयास करती है। ऐसा लिखा है डॉक्टर एम एन श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक चेंज इन मॉडर्न इंडिया में। तो संस्कृतिकरण का मतलब क्या हुआ, संस्कृतिकरण का संबंध मुख्य रूप से निम्न जातियों की जीवन शैली में होने वाले बदलावों से है। संस्कृतिकरण क्या होता है, जब निम्न जातियां ऊंची जातियों को फॉलो करके अपने जीवन शैली में बदलाव लाने का प्रयास करती हैं तो उसी को कहा गया है संस्कृतिकरण। और संस्कृतिकरण से गुजरने वाली जाति अपने से उच्च जाति की संस्कृति को इस उम्मीद से अपनाती है कि उसे उस जाति के जैसी ही सामाजिक स्थिति प्राप्त हो जाएगी। वो उस उम्मीद से उसको फॉलो करती है कि उसको उस जाति के जैसा ही सोशल स्टेटस, कास्ट स्टेटस प्राप्त हो जाएगा। मीनिंग ऑफ संस्कृताइजेशन। एक्सप्लेनिंग संस्कृताइजेशन, डॉक्टर एम एन श्रीनिवास हैज रिटन इन हिज बुक चेंज इन मॉडर्न इंडिया, संस्कृताइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए लोअर Hindu caste or a tribe changes its customs and rituals like a higher and often Dvij caste. Dvij caste means upper caste or Brahmin caste, and changes ideology and way of living. So Dr. M. N. Srinivas has written that a lower Hindu caste or a tribe change its way of living according to Dvij caste, and Dvij caste means upper caste. So he meant Sanskritization is mainly related to the changes in the lifestyle of a lower caste. A caste undergoing Sanskritization adopts the culture of a caste higher than itself, and in the hope that it will attain the same social status as that caste. तो लोअर कास्ट अपने से हायर कास्ट को इसलिए फॉलो करती है कि वो भी एक दिन अटेन कर लेगी सेम सोशल स्टेटस जो उस हायर कास्ट का है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये संस्कृतिकरण का अर्थ समझ में आ गया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है समाज पर औद्योगिकरण के दो बड़े प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन टू मेजर इंपैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सोसाइटी। तो आइए सबसे पहले ना हम औद्योगिकरण के बारे में जान लेते हैं। प्रश्न ऐसे भी तो आ सकता है कि औद्योगिकरण क्या है, उसके दो बड़े प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। तो हम पहले औद्योगिकरण की परिभाषा जान लेते हैं, ये होता क्या है, इसका अर्थ जान लेते हैं। तो देखिए औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करके, उत्पादन करके अधिक से अधिक प्रॉफिट, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आज हमारे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और ग्रामीण जीवन में बहुत ही बड़े परिवर्तन हुए हैं, व्यापक परिवर्तन हुए हैं।
और विश्व के ज्यादातर देशों की निर्धनता का कारण, गरीबी का कारण वहां के आर्थिक साधनों का उचित और पूरी तरह उपयोग ना करना है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि औद्योगिकरण पर ही वास्तविक उन्नति निर्भर करती है। तो मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ प्रोसेस अंडर विच एफर्ट्स आर मेड टू ऑब्टेन मैक्सिमम प्रॉफिट्स बाय प्रोड्यूसिंग ए लार्ज क्वांटिटीज थ्रू मशीन्स, जहां पर मशीन्स के द्वारा बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर हैव बीन एक्सटेंसिव चेंजेस इन अवर सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड रूरल लाइफ। और इसी का यह परिणाम है कि हमारे सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और धार्मिक जीवन में और ग्रामीण जीवन में एक्सटेंसिव चेंज हुए हैं, यानी बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं। द रीजन फॉर पॉवर्टी इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट यूजिंग देयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रॉपरली एंड कंप्लीटली। दैट इज व्हाई पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज सेड रियल प्रोग्रेस डिपेंड्स ओनली ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। आइए आप जानते हैं औद्योगिकरण के बड़े प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। तो औद्योगिकरण के जो प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव है वो है नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। औद्योगिकरण के कारण विशाल नगरों का विकास हुआ, बड़ी बड़ी सिटीज डेवलप हुई। जहां उद्योग स्थापित हो जाते हैं वहां कार्य करने के लिए अनेक लोग आकर बस जाते हैं और वह स्थान धीरे धीरे क्या बन जाता है? औद्योगिक नगर बन जाता है। वो एक इंडस्ट्रियल सिटी का रूप ले लेता है। और औद्योगिकरण और नगरीकरण जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। जहां उद्योग है वहां लोग हैं। और जब उद्योगपति एक उद्योग स्थापित करने के लिए क्षेत्र का चयन करता है और फिर कुछ समय बाद इन उद्योगों के पास निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से किया जाता है, तो फिर वहां लोग रोजगार के लिए पहुंच जाते हैं और वहां बस जाते हैं। और इस प्रकार ये जो छोटे क्षेत्र होते हैं औद्योगिकरण के बाद एक बड़े शहर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो है अर्बनाइजेशन। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन सिटीज डेवलप वेयर इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड, मेनी पीपल कम एंड सेटल देयर टू वर्क एंड दैट प्लेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे, टेक्स द फॉर्म ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिटी। धीरे धीरे वो जगह फिर एक इंडस्ट्रियल सिटी का रूप ले लेती है। जैसे हमारे दिल्ली एनसीआर में नोएडा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वेयर देयर आर इंडस्ट्रीज देयर आर पीपल। व्हेन एन इंडस्ट्री सेलेक्ट एन एरिया टू सेट अप एन इंडस्ट्री एंड देन आफ्टर सम टाइम कंस्ट्रक्शन इज डन वेरी रैपिडली नियर दीज इंडस्ट्रीज, पीपल रीच देयर फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सेटल देयर। In this way, these areas transform from small areas to big city। तो औद्योगिकरण का जो सबसे पहला प्रभाव है वो है नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। औद्योगिकरण का जो अगला प्रभाव है वो है सामाजिक जीवन में परिवर्तन, चेंज इन सोशल लाइफ। औद्योगिक स्थानों पर बड़े बड़े नगरों का विकास होता है और इन नगरों में रहने वाले व्यक्तियों की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड अलग अलग होती है, क्योंकि सभी व्यक्ति नगरों में अलग अलग क्षेत्रों से आकर बसते हैं। ग्रामीण समुदाय की तरह नगरीय समुदाय में आत्मीयता की भावना नहीं पाई जाती। नगरों में अत्यधिक व्यक्तिवादिता पाई जाती है। व्यक्तिवादिता का अभिप्राय होता है जहां व्यक्ति स्वयं के बारे में अधिक सोचता है। और नगरीय जीवन में प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपनी स्थिति अर्जित कर सकता है। अब होता क्या है कि गांवों में तो कृषि प्रधान समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए नहीं सोचता है, बल्कि उसकी स्थिति पारिवारिक स्थिति पर निर्भर करती है। और परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और जिससे किसी को भी पृथक श्रम का मूल्य नहीं मिलता है। देखिए, जैसे हमारा ग्रामीण समाज कृषि प्रधान समाज होता है, तो खेतों में सब मिलकर काम करते हैं, परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं। अब मान लीजिए खेत में उन्होंने गन्ना बोया और गन्ना बोने के बाद जो भी उससे इनकम होती है, तो क्या वो किसी एक व्यक्ति की है? क्या सभी को पृथक श्रम मिलता है? सबको अलग से लेबर मिलता है? सबको अलग से मजदूरी थोड़ा ना मिलती है, जबकि काम तो सभी सदस्य एक साथ मिलकर के करते हैं। लेकिन जो औद्योगिक केंद्र होते हैं वहां परिवारों के प्रत्येक सदस्य अलग अलग कार्य करते हैं और उनके वेतन में भी भिन्नता पाई जाती है, सबको सैलरी मिलती है। यदि किसी परिवार के सभी सदस्य किसी औद्योगिक केंद्र में जाकर काम करते हैं तो उनको सभी को वेतन मिलेगा और उनके वेतन भी अलग अलग मिलेंगे। जिस हिसाब से उनके काम है उस हिसाब से उनको वेतन भी मिलेंगे। और नगरीय जीवन के इन औद्योगिक केंद्रों में वे जो भी कमाते हैं उसको वे स्वयं पर ही खर्च करना चाहते हैं। जबकि हमारा जो कृषि प्रधान समाज है, ग्रामों में जो खेतों में काम करते हैं, वहां किसी को पृथक श्रम का मूल्य नहीं मिलता है, उनको अलग अलग सैलरी नहीं मिलती है। तो इसीलिए हमने कहा कि औद्योगिकरण ने सामाजिक जीवन में परिवर्तन कर दिया है, सोशल लाइफ में चेंज कर दिया है। बिग सिटीज डेवलप इन इंडस्ट्रियल प्लेसेस एंड द पीपल लिविंग इन दीज सिटीज हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स बिकॉज ऑल द पीपल कम एंड सेटल इन द सिटीज फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। अनलाइक द रूरल कम्युनिटी, देयर इज नो फीलिंग ऑफ क्लोज एफिनिटी इन द अर्बन सोसाइटी। एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म इज फाउंड इन सिटीज। एवरी पर्सन कैन अर्न हिज पोजिशन इन सोसाइटी। इन द एग्रेरियन सोसाइटी इन विलेज, every person does not think for himself, but his situation depends on the family situation. All members of the family work together so that no one gets the value of separate labor. But in industrial centers, each member of the family does a different work and their salaries also vary. Whatever they earn, they want to spend on themselves. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, औद्योगिकरण के और प्रभावों को जानते हैं। उत्पादन में वृद्धि। औद्योगिकरण के कारण मशीनों के प्रयोग से उत्पादन यानी प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर और तीव्र मात्रा में होने लगा, तेजी से होने लगा है। औद्योगिकरण के कारण मशीनीकरण हुआ है और मशीनीकरण के कारण ही आर्थिक रूप से विकास करने में देशों को मदद मिली है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूज ऑफ मशीन्स, प्रोडक्शन स्टार्टेड हैपनिंग ऑन अ लार्ज स्केल and at a rapid pace. Industrialization led to mechanization and it is because of mechanization that it has helped countries to develop economically. और इसके अलावा यातायात के साधनों का विकास, कारखानों में कच्चे माल को तथा निर्मित माल को मंडियों तक पहुंचाने में यातायात के साधनों ने एक अहम भूमिका निभाई है। अनेक साधनों जैसे रेल, मोटरगाड़ी, वायुयान व जहाज आदि का आविष्कार हुआ और तो फिर इनके चलने के लिए कच्ची और पक्की सड़कों का भी निर्माण हुआ। तो औद्योगिकरण की वजह से जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं उनका भी डेवलपमेंट हुआ। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स टू फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर गुड्स टू मार्केट्स। मैनी मीन्स
means of transport like railways, automobiles, airplanes, and ships, etc., were invented. And because these means of transport were invented, so for them unpaved and paved roads were built. तो इस प्रकार हमने चार प्रभाव जान लिए हैं औद्योगिकरण के, इंडस्ट्रियलाइजेशन के। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जनमत निर्माण के अभिकरण क्या है? व्हाट आर द एजेंसीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन? देखिए अच्छा क्वेश्चन है और लॉन्ग में आने लायक भी है, तो मैं इसको आपको सही से एक्सप्लेन करके समझाता हूं। वैसे इसमें तो केवल और केवल एजेंसीज पूछ रहा है, पब्लिक ओपिनियन बनाने वाली एजेंसीज क्या क्या है, केवल उनके बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जनमत क्या होता है। तो देखिए जो जनमत शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और मत। जहां जन का अर्थ होता है जनता और मत का मतलब होता है विचार। अतः सामान्य अर्थ में जनमत का अर्थ है जनता के विचार। किंतु इतना कहने मात्र से जनमत का वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं होता। वास्तव में जनमत का मतलब मनुष्य के उन सामूहिक विचारों से होता है जो वे सार्वजनिक समस्याओं पर व्यक्त करते हैं। वास्तव में जो जनमत का मतलब होता है वे मनुष्य के उन सभी सामूहिक विचारों से होता है जो वे सार्वजनिक समस्याओं यानी जो पब्लिक प्रॉब्लम्स हैं उन पर व्यक्त करते हैं। जनमत का अर्थ यह नहीं है कि देश की सारी जनता किसी एक विषय पर एक मत हो तो उसको हम जनमत कह देंगे, नहीं, इसको जनमत नहीं कहा जाता। और इसी प्रकार बहुसंख्यकों के मत को भी जनमत की संज्ञा नहीं दी जा सकती कि बहुत सारे लोग मिलकर यदि किसी बात को कह रहे हैं तो वो जनमत हो जाएगा, उसको भी हम जनमत नहीं कह सकते। तो फिर वास्तव में जनमत है क्या, अभी जानेंगे। पहले एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। पब्लिक ओपिनियन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पब्लिक एंड ओपिनियन। देयरफॉर इन जनरल सेंस पब्लिक ओपिनियन मींस द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक, बट जस्ट बाय सेइंग दैट दिस इज रियल मीनिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज नॉट क्लियर। इन फैक्ट द पब्लिक ओपिनियन मींस द कलेक्टिव व्यूज ऑफ ह्यूमंस दैट दे एक्सप्रेस ऑन पब्लिक प्रॉब्लम्स। पब्लिक ओपिनियन does not mean that all the people of the country are unanimous on any one subject, and similarly the opinion of the majority also cannot be termed as public opinion। इस प्रकार जनमत के लिए न तो सर्वसम्मति और न बहुमत को आधार माना जा सकता है। यदि किसी मत पर सबकी सहमति हो या बहुमत भी हो तब भी वो जनमत नहीं होगा। तो फिर जनमत होता क्या है? हम जनमत को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जनमत उसे कहते हैं जो विवेक, स्वार्थ रहित बुद्धि और व्यवस्थित तथा ठीक ढंग के विचारों पर आधारित हो और जिसका लक्ष्य किसी जाति या वर्ग विशेष का हित ना होकर सारे समाज का हित हो, उसे जनमत कहा जाता है। और यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जनमत किसी व्यक्ति विशेष के विचारों से नहीं बनता, भले ही वह समाज का कोई सम्मान्य व्यक्ति ही क्यों ना हो। जनमत कोई निजी मत नहीं होता, कोई पर्सनल व्यू नहीं होता। यह समाज के किसी विशेषज्ञ का मत भी नहीं होता, भले ही उस व्यक्ति की प्रबुद्धता लोकप्रिय हो। Thus, neither consensus nor majority can be considered the basis for public opinion. We can define public opinion in this way. Public opinion is that which is based on conscience, selfless intelligence, and systematic and correct thoughts, whose goal is not the interest of any particular caste or class, but the interest of entire society. It is also worth noting that public opinion is not formed by thoughts of any particular person, even if he is a respectable person in the society. Public opinion is not a personal opinion. This is not even the opinion of any expert in society, even if his enlightenment is popular। यहां पर उसकी छुटा हुआ है, भले ही उसकी, यहां पर his लगा दीजिएगा, even if his enlightenment is popular। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि जनमत निर्माण के अभिकरण क्या हैं, एजेंसीज ऑफ पब्लिक ओपिनियन क्या क्या होती हैं। देखिए जनमत के निर्माण में कोई निश्चित या स्वचालित प्रक्रिया नहीं होती। देयर इज नो फिक्स्ड और ऑटोमेटिक प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। जब भी जन सामान्य से जुड़ा कोई मुद्दा उठता है तो समाज के अलग अलग वर्ग अपना अलग अलग मत व्यक्त करते हैं। Whenever any issue related to the general public arises, different sections of the society express their different opinions। ऐसी स्थिति में कुछ मतों पर लोगों का विशेष ध्यान जाता है और वे जनमत के रूप में उभरते हैं। इन सच अ सिचुएशन सम ओपिनियंस गेट स्पेशल अटेंशन ऑफ द पीपल एंड दे इमर्ज एज पब्लिक ओपिनियन। तो जनमत के विचारों का निर्माण करने और उनको अभिव्यक्त करने के जो साधन है वो कुछ इस प्रकार से हैं। देयर आर मेनी एजेंसीज ऑफ फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग द आइडियाज ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो यहाँ पर पूछा था कि जनमत निर्माण के अभिकरण क्या है, तो देखिए जनमत निर्माण के अभिकरण कुछ इस प्रकार से हैं। प्रश्न का उत्तर तो केवल इतना ही है, लेकिन हम इसको डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन की तरह समझ रहे हैं। जैसे प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, जनसभा, राजनीतिक दल और उनकी गतिविधियां, राजनीतिक समीकरण, जनमत सर्वेक्षण, शैक्षणिक संस्थान, ये सभी वो हैं जो जनता के विचारों को बनाते हैं, जनता के विचारों को प्रभावित करते हैं। भाई जनमत क्या है? जनता के विचार। और ये सभी वो एजेंसियां हैं जो जनता के विचारों को प्रभावित करती हैं। आइए अब एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जनमत का जो सबसे पहला अभिकरण है, जो सबसे पहली एजेंसी, वो होता है मानवीय तत्व। अब मानवीय तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं, उनको हम समझेंगे। सबसे पहला है ह्यूमन एलिमेंट। देखिए जनमत का निर्माण करने वाले व्यक्ति साधारणतः तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी में आते हैं सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन इनका शब्द जनमत के निर्माण में सहायक होता है। देयर आर जनरली थ्री टाइप्स ऑफ पीपल हु क्रिएट पब्लिक ओपिनियन। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स MPs, MLAs एंड लीडर्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। ऑल्दो देयर नंबर इज वेरी लेस, बट देयर वर्ड्स आर हेल्पफुल इन फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन। आगे बढ़ते हैं।
द्वितीय श्रेणी के व्यक्तियों में व्यापारी वर्ग, नौकरी करने वाले और छात्र वर्ग आते हैं, जो सक्रिय रूप से राजनीति में भाग तो नहीं लेते परंतु सार्वजनिक मामलों को समझने की योग्यता रखते हैं और प्रथम श्रेणी के साथ जनमत का निर्माण करते हैं। छात्रों के विषय में तो कहा जाता है कि वे टेम्पो अर्थात जनमत बनाने में बहुत सहायक होते हैं। वो टेम्पो बनाने में जनमत की एक लहर बनाते हैं और वास्तव में जिस किसी सार्वजनिक प्रश्न के पीछे द्वितीय वर्ग का समुदाय होता है, यानी व्यापारी वर्ग, नौकरी करने वाले वर्ग और छात्र वर्ग होते हैं, वही जनमत सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। द सेकंड क्लास ऑफ पीपल इंक्लूड्स बिजनेस क्लास, एम्प्लॉयड एंड स्टूडेंट्स हु डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स बट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पब्लिक अफेयर्स एंड बिल्ड public opinion along with the first class. It is said about students that they are very helpful in creating tempo. Tempo means public opinion. In fact, on any public question which has a second class community behind it, public opinion is the most powerful. इसी में जो मानवीय तत्व में जो तीसरी श्रेणी है, तृतीय श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो साधारणतः सार्वजनिक कार्यों से उदासीन रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। वे न तो किसी दल से संबद्ध होते हैं, जुड़े होते हैं और न ही किसी विषय पर या किसी प्रश्न पर विशेष रुचि लेते हैं। वे वातावरण के अनुरूप अपने विचार बदलते रहते हैं और वे प्राय अपने से अधिक चतुर व्यक्तियों के मत को अपना मत मान लेते हैं। जो उनसे अधिक चतुर व्यक्ति वे जिनको मानते हैं उनके विचारों को ही अपना विचार मान लेते हैं और नेताओं का अनुकरण करते हैं, उनको कॉपी करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और ये लोग जलसों अर्थात रैलियों और नारों आदि से बहुत प्रभावित होते हैं। अच्छा और स्वस्थ जनमत बनाने के लिए आवश्यक है कि नागरिक पढ़े लिखे हों और राजनीतिक मामलों में अधिक से अधिक रुचि रखते हों, और भारत में इस प्रकार के लोगों की संख्या बहुत कम है और इसीलिए भारतीय जनमत के विकास में ये एक बहुत बड़ी बाधा है। द थर्ड कैटेगरी इंक्लूड्स दोज पीपल हु आर जनरली इंडिफरेंट टू पब्लिक वर्क। दे आर नीदर एफिलिएटेड विद एनी पार्टी और नॉट टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन एनी टॉपिक और एनी क्वेश्चन। दे कीप चेंजिंग देयर थॉट्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। They often accept the opinions of people smarter than them as their own or follow leaders. These people are greatly influenced by rallies and slogans, etc. To create good and healthy public opinion, it is necessary that citizens are educated and have maximum interest in political matters. This type of people are very few in number in India, and this is the major hindrance in the development of Indian public opinion. तो जनमत का निर्माण करने में जो सबसे पहला अभिकरण है वो है मानवीय तत्व। आइए दूसरे पर चलते हैं। दूसरा है प्रेस। समाचार पत्र और पत्रिकाओं को प्रिंट मीडिया की श्रेणी में रखा जाता है। प्रिंट मीडिया में ही आते हैं समाचार पत्र और पत्रिकाएं। और प्रेस जनमत निर्माण का एक सशक्त साधन है, एक मजबूत साधन है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस स्वस्थ जनमत की पहरेदार होती है। एक बार नेपोलियन का कहना था कि मुझे 3000 सैनिकों से इतना डर नहीं लगता जितना कि 3 समाचार पत्रों से। समाचार पत्र पत्रिकाओं का जनमत निर्माण में बहुत विशेष महत्व है। जो समाचार पत्र पत्रिकाएं होते हैं उनका जनता के विचारों के निर्माण में बहुत विशेष महत्व होता है। प्रेस और प्रिंट मीडिया संसार में घटने वाले राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रमों से हमें अवगत कराते हैं, और प्रेस सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदार भी बनाती है। इसके अलावा सरकार स्वयं अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का प्रेस के माध्यम से ही प्रचार करती है, और यह अपनी उपलब्धियों को गिनवाकर जनता के विचारों को, जनता के मत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती है। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर कैटेगराइज्ड एज प्रिंट मीडिया। प्रेस इज अ पावरफुल मीन्स ऑफ फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन। ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द गार्जियन ऑफ हेल्दी पब्लिक ओपिनियन। वंस नेपोलियन said, I am not as afraid of 3000 soldiers as I am of 3 newspapers. Newspaper and magazines have special importance in forming public opinion. Press and print media keep us informed about the political and social events happening in the world. The press makes the government accountable and responsible to the public. Apart from this, the government itself publicizes its policies and programs through the press. It tries to sway public opinion in its favor by enumerating its achievements. जनमत का अगला अभिकरण है टेलीविजन। टेलीविजन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में रखा जाता है। जिस प्रकार समाचार पत्र प्रिंट मीडिया होता है, टेलीविजन होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में। और आधुनिक युग में टेलीविजन जनता के विचारों के निर्माण का श्रेष्ठ साधन है। प्रिंट मीडिया तो समाज के केवल शिक्षित वर्ग को ही प्रभावित कर पाती है, क्योंकि समाचार पत्र वो ही पढ़ पाएगा जो पढ़ा लिखा होगा, लेकिन टेलीविजन पर जो न्यूज है वो तो कुछ हद तक अनपढ़ लोग भी देख लेते हैं। इसीलिए प्रिंट मीडिया तो केवल शिक्षित वर्ग को ही प्रभावित कर पाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाज के कुछ अशिक्षित वर्ग को भी प्रभावित करती है, उनके विचारों को भी बदलती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और बड़े बड़े विद्वान और राजनीतिक नेता विभिन्न समस्याओं के संबंध में टेलीविजनों द्वारा अपने विचारों को जनता तक पहुंचाते हैं। टेलीविजन द्वारा प्रतिदिन सूचनाएं तथा समाचार प्रसारित किए जाते हैं, जिससे लोगों को दैनिक घटनाओं का ज्ञान तुरंत प्राप्त हो जाता है। प्रधानमंत्री, मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी टेलीविजन के द्वारा सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं। और अब टेलीविजन ने समाचार पत्रों और रेडियो के महत्व को बहुत हद तक कम कर दिया है। और ये जो टेलीविजन होता है, ये जनता के विचार को, जनता के मत को प्रभावित करने का एक अच्छा और सबसे सशक्त माध्यम होता जा रहा है। टेलीविजन इज कैप्ट इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इन द मॉडर्न era, television is the best means of forming public opinion. Print media is able to influence only the educated section of the society, but electronic media also influences some uneducated section of the society. Big scholars and political leaders convey their views to the public regarding various problems through television. Information and news are broadcasted daily through television, and due to which people get information about daily events immediately.
The prime minister, ministers, and other officials announce government policies through television. Now, television has reduced the importance of newspapers and radio to a great extent. It is a good means of influencing public opinion. जनमत निर्माण का जो अगला साधन वो है सार्वजनिक सभाएं। समाचार पत्र और टेलीविजन अधिकतर शिक्षित वर्ग में जनमत का निर्माण करते हैं, लेकिन जो सार्वजनिक सभाएं होती हैं वे उस जनता को प्रभावित करती हैं जो इन माध्यमों का उपयोग ही नहीं करते। मान लीजिए कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ता, टेलीविजन भी नहीं देखता, तो अब क्या होंगी? सार्वजनिक सभाएं होंगी, रैलीज होंगी, पब्लिक मीटिंग्स होंगी। तो इन सार्वजनिक सभाओं के द्वारा सभी लोगों को टारगेट किया जा सकता है। उन सभी को टारगेट किया जा सकता है जो अशिक्षित भी हैं। सार्वजनिक सभाओं का प्रयोग सभी प्रकार के दल जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए करते हैं। मंत्री अपनी नीतियों की प्रशंसा करते हैं और जनमत को वे अपने पक्ष में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जबकि जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं, विरोधी दल होते हैं, इन सभाओं में सरकार की कड़ी आलोचना करते हैं और सरकार की नीतियों के दुष्परिणामों को जनता के सामने रखते हैं ताकि जनमत को अपने पक्ष में कर सकें। इन सभाओं की खबरें समाचार पत्रों और टेलीविजन पर भी प्रसारित होती हैं, जिससे लोगों में जागृति आती है। और सार्वजनिक सभाएं अनपढ़ और कम पढ़े लिखे व्यक्तियों को ज्यादा प्रभावित करती हैं, क्योंकि वे समाचार पत्र इत्यादि तो पढ़ नहीं सकते और वे सार्वजनिक सभा में विभिन्न लोगों को सुनकर अपनी राय बनाते हैं। अतः सार्वजनिक सभाओं के द्वारा भी जनमत का निर्माण होता है। तो पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करने का जो अगला साधन है वो है पब्लिक मीटिंग्स और रैलीज। न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन क्रिएट पब्लिक ओपिनियन मोस्टली अमंग द एजुकेटेड क्लास, बट पब्लिक मीटिंग्स इन्फ्लुएंस द पब्लिक हु डू नॉट यूज दीज मीडिया। All types of parties use public meetings to sway public opinion into their favor. Ministers praise their policies and try to sway public opinion in their favor, whereas the opposition parties strongly criticize the government in these meetings and present the ill effects of the government's policies before the public so as to sway public opinion in their favor. The news of these meetings is broadcast in newspapers and televisions, which creates awareness among the people. And public meetings affect illiterate and less educated people more because they cannot read newspapers, etc. They form their opinions by listening to different people in a public meeting. Therefore, public opinion is also formed through public meetings. तो इसी प्रकार हम सभी बिंदु पर थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, लेकिन ये इतना सफिशिएंट है, काफी कुछ हो चुका है। और ये जितने भी आपको यहाँ पर टॉपिक दिख रहे हैं, ये सभी जनमत की एजेंसीज हैं, जनमत के अभिकरण हैं, इन आप लिख करके उनका विवरण दे सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। बचे हुए क्वेश्चंस आपको पार्ट नंबर 3 में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लास देखने के लिए।